Assalamualaikum viewers, welcome back to the Code of Law. In this video we are going to learn about validity of marriage. It means कि इस वीडियो से हम अपना फैमिली लॉ स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले फैमिली लॉ में हम मैरिज के बारे में पढ़ेंगे। मैरिज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा इन टॉपिक है तमाम लॉ स्टूडेंट्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए और सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के लिए। मैरिज का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पाकिस्तान के कानून ने, फैमिली लॉ ने या फिर शरीयत में मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट है, मैरिज की क्या वैलिडिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है, एसेंशियल्स ऑफ मैरिजेस वगैरह क्या हैं, ठीक है। और कोई भी वॉइड मैरिज होती है या फिर वैलिड मैरिज जो होती है उनमें डिफरेंस क्या है। तो हम जो है अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम सेक्शन 242 से स्टार्ट लेंगे मोहम्मदन लॉ के, ठीक है। अब सेक्शन 242 जो है हमारा वो डील करता है टाइप्स ऑफ मैरिजेस से। सेक्शन 242 ऑफ मुल्ला मोहम्मदन लॉ हमें मैरिजेस की इकसाम के बारे में बताता है कि भाई हमारे पास इस्लाम में 3 तरह की मैरिजेस बताई हुई हैं। कैटेगराइज उनको किस तरीके से किया गया है। पहली जो टाइप है वो है वैलिड मैरिज, जिसको हम सही मैरिज कहते हैं। उसके बाद आती है सेकंड टाइप, वो है वॉइड मैरिज, जिसको हम बातिल मैरिज कहते हैं, ठीक है। और थर्ड टाइप है इर्रेगुलर, जिसको हम फासिद मैरिज कहते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में हम जो है अदर टाइप्स बाद में पढ़ेंगे कि वैलिड मैरिज कौन सी होती है, मैरिज के एसेंशियल्स क्या हैं, या वॉइड मैरिजेस क्या है, या इन तीनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले जो है हम इर्रेगुलर मैरिज का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इर्रेगुलर मैरिज के बारे में सबसे पहले हम इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इस वक्त टॉपिक इन है, ठीक है। ये टॉपिक इन हुआ है तो हमारी आवाम को सबसे पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इर्रेगुलर टाइप वाली भी कोई एक मैरिज होती है, उसके एसेंशियल्स वगैरह क्या हैं और कब उसका इफ़ेक्ट क्या होता है और उसके लीगल इफ़ेक्ट्स कितने हैं कितने नहीं हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सब जो हमारा सेक्शन 243 है, ठीक है, मुल्ला मोहम्मदन लॉ का, हमारा जो सेक्शन 243 है मुल्ला मोहम्मदन लॉ का, वो बताता है कि भाई एब्सेंस ऑफ विटनेस के बारे में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि इर्रेगुलर मैरिजेस कौन कौन सी होती हैं। तो इर्रेगुलर मैरिजेस की टाइप्स बताई हुई कि अगर ये वाली शादी हुई भी होंगी तो ये सारी मैरिजेस क्या करेंगी, इर्रेगुलर मैरिज में फॉल करेंगी। इसमें से जो सबसे पहली टाइप है वो सेक्शन 243 में बताई हुई है कि एब्सेंस ऑफ विटनेस, जिसमें गवाह मौजूद नहीं होते। तो ये कहता है कि भाई आ मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट विटनेस एज रिक्वायर्ड एज पर सेक्शन 252 इज़ इर्रेगुलर बट नॉट वॉइड। कि भाई जो सेक्शन 252 में रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, 252 में एसेंशियल्स ऑफ मैरिजेस बताए हुए हैं कि भाई ऑफ़र होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, गवाहों का होना ज़रूरी है 2, ठीक है। तो जो भी एसेंशियल्स वगैरह दिए हुए हैं, तो एक जैसे कि एसेंशियल है कि गवाह का होना चाहिए। लेकिन अगर किसी शादी में गवाह मौजूद नहीं होते लेकिन ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है, तो वो शादी इर्रेगुलर होगी, ठीक है, वॉइड नहीं होगी। सर्कमटेंशियल एविडेंस जो है इज़ वेरी मच रेलेवेंट एंड एट अ टाइम इट इज़ कंक्लूसिव। अब जो सर्कमटेंशियल एविडेंस होंगे ना, जिस सर्कमटेंसेस में वो शादी हुई है, जो भी फैक्ट्स होंगे उस शादी के होने के दौरान, ठीक है, उसके सोलमनाइज्ड होने में, वो तमाम जितने भी फैक्ट्स हैं ना वो कंक्लूसिव एविडेंस समझे जाएंगे, वो रेलेवेंट एविडेंस हैं उस शादी को प्रूव करने के। तो हमने डिटेल में नहीं जाना, रेलेवेंसी में नहीं जाना है, हमने जस्ट अभी फ़िलहाल ये देखना है कि भाई कौन कौन सी ऐसी शादियां हैं जो इर्रेगुलर मैरिज में आती हैं, जो कि वॉइड नहीं है। तो पहली जो एक टाइप है ना इर्रेगुलर की, वो है एब्सेंस ऑफ विटनेस, कि अगर गवाह मौजूद नहीं है तो वो वॉइड नहीं होगी, इर्रेगुलर कहलाएगी। देन इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 244। अब जो हमारा सेक्शन 244 है ना, उसमें बताया है नंबर ऑफ़ वाइफ्स, कि कितनी बीवियां रख सकते एक वक्त में एक इंसान, ठीक है। तो सेक्शन 244 ये कहता है कि इफ़ अ मैन मैरीज अ फिफ्थ, अगर कोई आदमी 5वीं दफ़ा शादी करता है। अब हमारे इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त दी है, ठीक है। अगर कोई बंदा 5वीं दफ़ा शादी करता है, व्हेन ही हैज़ ऑलरेडी 4 द मैरिज इज़ नॉट वॉइड बट मेयरली इर्रेगुलर।
अब अगर उसकी पहले से 4 बीवियाँ मौजूद हैं, अब इस्लाम में तो क्योंकि 4 शादियों की इजाज़त दी है तो वो 5वीं कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ये है कि भाई ये तो शादी हुई नहीं है, ये वैलिड है ही नहीं, ठीक है, वॉइड है। तो ये वॉइड नहीं होती, जस्ट एक इर्रेगुलर होती है। उनमें से अगर किसी एक बीवी की डेथ हो जाती है या अगर किसी को डाइवोर्स दे देता है तो ऑटोमेटिकली उसकी शादियाँ 4 हो जाएंगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ वाइफ जो हैं फिर 4 हो जाएंगे, 5 नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये बताता है। अब यहीं पर हमारा सेक्शन 246 आता है जो कि बताता है मैरिज ड्यूरिंग इद्दत के बारे में, कि अगर कोई किसी औरत से उसकी इद्दत के दौरान शादी करता है तो क्या होगा, जो कि इस वक्त हमारा टॉपिक है, हाईलाइटेड टॉपिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 246 में साफ बताया गया है कि भाई आ मैरिज विथ अ वुमेन बिफोर कंप्लीशन ऑफ हर इद्दत इज़ इरेगुलर नॉट वॉइड, कि अगर कोई भी औरत अपनी इद्दत का पीरियड कंप्लीट होने से पहले शादी करती है तो वो इरेगुलर होगी, वॉइड नहीं होगी। यानी कि जब उसकी इद्दत का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो जो उसने शादी करी है वो वैलिड शादी में फॉल कर जाएगी, इरेगुलर नहीं रहेगी। और ये साथ में जो है मैंने केस लॉज भी मेंशन किए हुए हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं कि अगर कोई एब्सेंस ऑफ विटनेस, गवाह की गैर मौजूदगी में शादी होती है तो वो शादी वॉइड नहीं है, इरेगुलर है, ठीक है। कैसला ये दिया हुआ है यहाँ पर शहजाद बेगम वर्सेस अब्दुल हामिद का, ठीक है। या फिर अगर कोई 5वीं शादी करता है और पहले से उसकी 4 बीवियाँ मौजूद हैं, अब क्योंकि इस्लाम में 4 की इजाज़त है तो अब यहाँ पर उसकी शादी वॉइड नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ इरेगुलर होगी। यहाँ पर कैसला मैंने दिया हुआ है, आप नोट कर सकते हैं, मौला हमीदा सुबैदा बीबी, ठीक है। और इसी के बाद जो है आगे सेक्शन 246 जो कि मैरिज ड्यूरिंग इद्दत से डील करता है, उसमें भी कैसला मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, नोट कर लें आप, कि मोहम्मद हयात वर्सेस मोहम्मद नवाज़, ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट का ये केस है, ठीक। तो ये जो वाली मैरिज होती है ना, मैरिज इरेगुलर मैरिज वगैरह, इसमें सिंपली क्या होता है कि किसी एक एलिमेंट की वजह से कोई एक एलिमेंट जो है वो मिस होता है, ठीक। जैसे कि एक ये एलिमेंट है एब्सेंस ऑफ विटनेस, कि अब उनकी शादी में गवाह मौजूद नहीं थे तो वो सिर्फ एक इरेगुलर था उसके एक एसेंशियल की बेस के ऊपर, ठीक है, मेयरली अ फैक्ट, ठीक है, इसकी बेसिस के ऊपर वो इरेगुलर है। अगर कोई बाद में उसकी एविडेंस मिल जाती है, ठीक है, कि हाँ भाई इनकी शादी हुई थी, कोई सर्कमस्टेंसेस की वजह से गवाह उस वक्त मौजूद नहीं हो सकते तो ये मेयर इरेगुलरिटी है, ये बाद में फुलफ़िल की जा सकती है निकाहनामे पे, या सर्कमटेंशियल एविडेंस अगर कोई बंदा बाद में देता है कि हाँ भाई ये इनकी शादी हुई थी तो वो उनकी इरेगुलरिटी ख़त्म हो गई और उनकी जो मैरिज थी वो वैलिड मैरिज में फॉल कर जाएगी। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ वाइफ्स, ठीक है, इसमें भी ये एक मेयर इरेगुलरिटी ऑफ फैक्ट थी कि वो 5 एक साथ एक वक्त में बीवी नहीं रख सकता। लेकिन अगर क्या होता है वो अपनी पहले से 4 मौजूद बीवियों में से किसी एक को तलाक दे देता है या कोई खुला ले लेती है या किसी की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका जो नंबर है 4 का वो इवन में आ जाएगा, वो 5वीं शादी नहीं रहेगी, फिर वो 4 शादी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहाँ पर ये बार नहीं लगा हुआ कि आपने 4 शादियाँ करनी हैं, जस्ट 5वीं शादी आप कर ही नहीं सकते, ऐसा कोई बार इस्लाम की तरफ से नहीं लगा हुआ। बार ये लगा हुआ है कि आप एक वक्त में 4 से ज़्यादा बीवियां नहीं रख सकते हो, ठीक है, एक वक्त में 4 से ज़्यादा बीवियां नहीं रख सकते। अगर उनमें से आप किसी एक बीवी को छोड़ देते हो तो फिर वो आप भले 5वीं करो, फिर आप 6ठी करो, 7 करो, चाहे कितनी भी आप शादी करो, लेकिन एक वक्त में आपने 4 बीवियां रखनी है, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते, ये बार लगा हुआ है, ठीक है। इसी के बाद जैसे कि इद्दत का बताया हुआ है कि भाई अगर किसी की इद्दत कंप्लीट नहीं हुई है तो वो शादी जो है इरेगुलर होगी, तो वो मैरिज जब उसकी इद्दत कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वैलिड में फॉल कर जाएगी, ठीक है। जस्ट इस बेस के ऊपर कि भाई उसकी इद्दत का पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ था और उन्होंने निकाह कर लिया तो वो वॉइड निकाह नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम समझते हैं मैरिज ड्यूरिंग इद्दत को डिटेल में, कि अगर मैरिज ड्यूरिंग इद्दत होती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इद्दत का पीरियड क्यों हमें रखा हुआ है, इसका मकसद क्या है, ठीक है, और क्यों वो मैरिज जो है
वॉइड नहीं होगी, इरेगुलर होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इद्दत का पीरियड है ना, रेफ़र करता है टाइम पीरियड अ वुमन ऑब्जर्व आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज और अपॉन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। इद्दत का पीरियड हम उसको कहते हैं जब एक औरत जो है एक टाइम पीरियड गुजारती है, जब उसकी मैरिज जो है डिज़ोल्व हो जाती है, यानी कि या तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक, या फिर जो है डाइवोर्स उसको हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद जो वो जितना पीरियड वो गुजारेगी, ऑब्ज़र्व करेगी, उसके बाद के उस पीरियड को जो है हम इद्दत कहते हैं, ठीक है। इट इज़ टू बी ऑब्जर्व टू कन्फर्म वेदर द वुमेन इज़ प्रेग्नेंट एंड एक्नॉलेज द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड। अभी जो ये इद्दत का पीरियड रखा गया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, कि ये सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि कहीं भाई ये औरत प्रेग्नेंट तो नहीं है, और पैटर्निटी एक्नॉलेज करने के लिए कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो ये जाहिर सी बात है कि अगर इद्दत उसने नहीं की, ठीक है, एक उसकी मैरिज डिज़ोल्व हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है, उसको जो है डाइवोर्स हो जाती है और वो इमीडिएटली जो है उसके बाद कोई दूसरी मैरिज जो है वो कर लेगी, देन इसके बाद अगर उस मैरिज से उसको कोई इशू होता है, ठीक है, इशू यहाँ पर मैं बच्चों की बात कर रही हूँ कि अगर उस मैरिज से जो उसने सेकंड मैरिज करी है उससे अगर कोई बच्चे होते तो यहाँ पर कन्फर्मिटी नहीं होगी कि भाई जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि भाई ये बच्चा जो है इस नया जो हस्बैंड है इसका है, या फिर पहले से ये प्रेग्नेंट थी जो उसका एक्स हस्बैंड है उसका है। तो पैटर्निटी को एक्नॉलेज्ड करने के लिए इस वजह से ये इद्दत का पीरियड रखा गया है कि भाई ताकि चेक हो जाए, कंफर्म हो जाए कि औरत प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर वो है तो फिर इद्दत का पीरियड जो है डिवॉल्व हो जाता है और डिलीवरी के टाइम तक फिर मतलब रहता है। फिर डिलीवरी के बाद जो है फिर आप शादी वगैरह कर सकते हो दूसरी, ठीक है, इस तरह ये चीज़ होती है। और अगर मतलब डाइवोर्स वगैरह हुई है तो डाइवोर्स फिर नहीं होती है, ठीक है, और जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है तो फिर उसके बाद डाइवोर्स ऑटोमेटिकली जो है वो हेल्ड हो जाती है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, फ़िलहाल हमने जस्ट ये चीज़ क्लियर करनी है कि इद्दत का पीरियड रखा क्यों गया है। इद्दत का पीरियड इसी वजह से रखा गया है कि आप पैटर्निटी चेक कर सको, कंफर्म कर सको कि आया प्रेग्नेंट तो नहीं है औरत, ठीक है। जो इद्दत का पीरियड जो है वो वेरी करता है अक्रॉस डिफरेंट सर्कमटेंसेस, ठीक है, कि इफ़ मैरिज इज़ डिज़ोल्व बाय डेथ, अगर मैरिज जो है डिज़ोल्व बाय डेथ हुई है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो यहाँ पर वाइफ जो है बाउंड होती है टू ऑब्जर्व द इद्दत whether the marriage is consummated or not. But if the marriage is dissolved by divorce, she is bound to observe iddat only if the marriage was consummated. अब यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई अगर उसकी मैरिज डिज़ोल्व हुई है हस्बैंड की डेथ होने की वजह से, तो यहाँ पर वाइफ बाउंड है कि वो इद्दत का पीरियड गुजारे, इद्दत ऑब्ज़र्व करे, चाहे उनकी मैरिज कंज्यूमेटेड हुई हो या नहीं हुई हो। लेकिन अगर उसकी मैरिज डिज़ोल्व होती है बाय डाइवोर्स, यानी कि अगर उसको तलाक हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर वो बाउंड जब ही होगी इद्दत करने पे अगर उनकी मैरिज कंज्यूमेटेड थी, ठीक है। अगर कंज्यूमेशन नहीं हुई है हस्बैंड वाइफ के दरमियान, ठीक है, यहाँ पर मैं अज़दवाजी ताल्लुकात की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर उनकी मैरिज कंज्यूमेटेड नहीं थी तो यहाँ पर वो इद्दत की बाउंड नहीं है। अगर कंज्यूमेशन हुई है तो ही वो इद्दत की बाउंड होगी इन केस ऑफ डाइवोर्स, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो कंज्यूमेशन, देयर इज़ नो इद्दत, शी इज़ फ्री टू मैरी इमीडिएटली, ठीक है। अगर कंज्यूमेशन नहीं हुई है तो इसके बाद वो फ्री है, जैसे उसको डाइवोर्स होता है वो कभी भी शादी कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि भाई इद्दत का पीरियड रखा ही इसीलिए गया है, कंफर्म कर सको कि औरत प्रेग्नेंट तो नहीं थी, पैटर्निटी की एक्नॉलेजमेंट करने के लिए कि ये जो बच्चा है ये एक्स हस्बैंड का है या न्यू हस्बैंड का है, ठीक है। इस वजह से जो है ये इद्दत का पीरियड रखा गया है। तो जब कंज्यूमेशन हुई नहीं है तो ऑब्वियसली इट इज़ क्लियर कि वो इद्दत का पीरियड उसके ऊपर लाइबल नहीं होता, ठीक है। अब हमने ये चीज़ पढ़ ली। अब यहाँ पर इरेगुलर मैरिजेस के कुछ इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं कि अगर कहीं पर किसी की कोई इरेगुलर मैरिज होती है तो इरेगुलर मैरिजेस के अफेक्ट्स वगैरह क्या होंगे। तो हमारा जो सेक्शन 256 है वो डील करता है इससे। अब जो सेक्शन 256 है ना, उसने ये बताया है कि भाई एन इरेगुलर मैरिज में बी टर्मिनेटेड बाय आइदर पार्टी
आइदर बिफोर और आफ्टर कंज्यूमेशन। अब ये जो इरेगुलर मैरिज होती है इसमें दोनों पार्टीज़ के पास ये राइट होता है कि वो उसको टर्मिनेट कर सकें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आफ्टर कंज्यूमेशन ही कर सके, आफ्टर या बिफोर कंज्यूमेशन वो टर्मिनेट कर सकती है आइदर पार्टी, ठीक है। ओनली बाय वर्ड्स शोइंग इंटेंशन टू सेपरेट एज आइदर पार्टी सेज टू द अदर आई हैव रिलिंक्विश्ड यू, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ हस्बैंड को राइट नहीं है, ठीक है। राइट ऑफ डाइवोर्स की आप समझने की बात हो रही है यहाँ पे। सिर्फ हस्बैंड को राइट नहीं है कि वो ही उसको छोड़ेगा, मतलब तलाक दे सकता है कि भाई मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं तलाक देता हूँ, ठीक है। इस तरह नहीं है। अगर बीवी चाहे तो वो भी ये कहकर इस मैरिज को टर्मिनेट कर सकती है कि भाई मैं जो है तुम्हें छोड़ रही हूँ, ठीक है। जस्ट एक मेयर वर्ड्स या फिर इस तरह का इरादा रखने से, इस तरह का इरादा दिखाने से भी मैरिज को टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक बाकायदा ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि अगर औरत ने सेपरेशन चाहिए उसको तो वो कोर्ट में जाके बाय वे ऑफ खुला सूट फाइल करे, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी बताया गया है कि दिस मैरिज हैज़ नो लीगल इफ़ेक्ट बिफोर कंज्यूमेशन, ठीक है। अब यहाँ पर लीगल इफ़ेक्ट का मतलब ये नहीं है कि ये वॉइड मैरिज है। यहाँ पर लीगल इफ़ेक्ट्स का मतलब ये है कि जो भी लीगली राइट्स एंड ड्यूटीज़ फिर हस्बैंड एंड वाइफ पे आ जाती हैं, म्यूचुअली जो राइट्स आ जाते हैं, म्यूचुअल जो ड्यूटीज़ आती हैं, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बिफोर कंज्यूमेशन, अगर दोनों के दरमियान कंज्यूमेशन नहीं हुई थी तो कोई लीगल राइट नहीं डिवॉल्व होता, कोई लीगल राइट जो है नहीं आएगा ना हस्बैंड पे ना वाइफ पे, ठीक है। लेकिन अगर कंज्यूमेशन टेकन प्लेस, ठीक है, अगर कंज्यूमेशन हुई है तो वाइफ जो है इंटाइटल है डॉवर की, कि उसको जो उसका हक महर है, ठीक है, चाहे वो प्रॉम्प्ट हो या डेफर वगैरह हो, ठीक है, जो भी स्पेसिफाई था विच एवर इज़ लेस, तो वो उसकी इंटाइटल हो जाएगी, उसको फिर हक महर उसका देना पड़ेगा। और यहीं पर शी इज़ बाउंड टू ऑब्जर्व हर इद्दत, ठीक है, और यहाँ पर वो बाउंड हो जाएगी कि उसने इद्दत का पीरियड गुजारना है। बट द ड्यूरेशन ऑफ इद्दत बोथ इन डाइवोर्स एंड डेथ इज़ 3 कोर्सेज। लेकिन अगर चाहे डेथ हो या चाहे डाइवोर्स के ज़रिए उसकी जो है टर्मिनेट हुई हो, ख़त्म हुई हो मैरिज, तो इन दोनों में जो उसका जो टाइम पीरियड होगा इद्दत का वो 3 कोर्सेज यानी कि 3 मेंस्ट्रुअल जो है उसके कोर्स, इसकी जो है इद्दत उसको गुजारनी होगी। अब उसके बाद तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है वो ये बताया कि द इशू ऑफ मैरिज इज़ लेजिटिमेट, कि मैरिज से जो भी इशू होता है, इशू यानी कि जो भी औलाद होती है वो लेजिटिमेट होगी, जायज़ समझी जाएगी। बट एन इरेगुलर मैरिज तो कंज्यूमेटेड डज़ नॉट क्रिएट म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन अगर इरेगुलर मैरिज है, भले ही कंज्यूमेटेड हो, यहाँ पर म्यूचुअल राइट इनहेरिटेंस में नहीं आता हस्बैंड एंड वाइफ का, ठीक है। अब जो है हमारा आ जाता है मेन पार्ट इसका कि इरेगुलर मैरिज को वैलिड कब से और कैसे और क्यों किया गया है। अब जो हमारा हुदूद ऑर्डिनेंस है 1979 का, ठीक है, उसका जो सेक्शन 4 है जो कि ज़िना से डील करता है, उसमें ये बताया गया है कि अ मैन एंड अ वुमेन आर सेट टू कमिट ज़िना इफ़ दे विलफुली हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, कि अगर कोई भी मर्द और औरत बिना शादी के सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह करते तो इसका मतलब कि उन्होंने ज़िना किया है, ठीक है। वहीं पर जो इसका सेक्शन 5 है उसमें पनिशमेंट बताई गई है कि अगर कोई भी ज़िना कमिट करता है तो उनको जो है स्टोनिंग टू डेथ एट अ पब्लिक प्लेस, के पब्लिक प्लेस पे उनको पत्थर मारे जाएंगे जब तक कि उनकी डेथ कॉज नहीं हो जाती, ठीक है। ये हमारा हुदूद ऑर्डिनेंस में ज़िना की डेफिनेशन और उसकी पनिशमेंट बताई हुई है। अब ये जो हमारा हुदूद ऑर्डिनेंस था, ये मिलिट्री जो हमारे रूलर थे ज़ियाउल हक 1979 में उन्होंने इनेक्ट करवाया था। और ये जो है इट इज़ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वुमेन एंड लीड टू थाउजेंड ऑफ वुमेन बीइंग इम्प्रिजन फॉर जिना क्राइम्स, ठीक है। और ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दी थी इसने अच्छी खासी औरतों के लिए, और हज़ारों की तादाद में औरतों को जो है कैद किया गया था कि भाई उन्होंने जिना का क्राइम करा है, ठीक है, विदाउट बीइंग एक्चुअली गिल्टी। बेशक उन्होंने ऐसा कोई जुर्म ना किया हो, बेशक वो गिल्टी ना हुई हो, ठीक है। अब इस ही लूप होल्स की वजह से लॉ में accusation of zina following divorce by the husband and remarriage by ex wife are common in पाकिस्तान, कि जो उनका एक्स हस्बैंड था वो अपनी एक्स वाइफ के ऊपर अक्यूज़ करके कि भाई इसने ज़िना कमिट किया है और इद्दत का पीरियड इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसने दूसरी शादी कर ली है, तो ये जो है अच्छे खासा इसका क्राइम रेशो जो है बढ़ चुका था, ठीक है।
इस तरह के केसेस जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगे थे पाकिस्तान में और स्टिल कॉमन है। तो इसी वजह से जो है इनेक्टमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2006, ठीक है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2006, जिसमें वुमेन्स को प्रोटेक्शन दी गई और ये बताया गया कि भाई ये जो वैलिडली मैरिज का वर्ड दिया गया है ना सेक्शन 4 में हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर, कि भाई अगर कोई मर्द और औरत सेट टू कमिट जिना इफ़ दे विलफुली हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट बीइंग वैलिडली मैरिड, कि अगर उन्होंने वैलिड मैरिज नहीं करी है तो फिर इसका मतलब कि उनकी जो दूसरी कोई भी मैरिज होगी वो जिना होगी। अब यहाँ पर ये सवाल आ गया था कि भाई अगर कोई इरेगुलर मैरिज है तो जाहिर सी बात है वो भी वैलिड नहीं है, तो इस बिना के ऊपर वो भी जिना में फॉल कर रही थी। तो यहाँ से वैलिड का वर्ड है इसको ओमिट किया गया, इसको हटाया गया और जस्ट मैरिज रखा गया कि अगर कोई भी जो है पर्सन विदाउट मैरिज सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो फॉर्निसेशन में फॉल करेगा। तो ये इनेक्टमेंट हुई है 2006 में इस एक्ट की, और यहाँ पर जो वो स्पाउसेस जिनकी इरेगुलर मैरिज थी उनको फिर गिल्टी करार नहीं दिया गया कि भाई उन्होंने कोई जिना नहीं किया है, मेयर उनकी कुछ फैक्ट्स की वजह से, कुछ सर्कमटेंसेस की वजह से मेयर इरेगुलरिटी थी, ठीक है, उनकी मैरिज वॉइड नहीं है। ये जो जजमेंट वगैरह दी थी इस केस में आई थी अमीर बख्श वर्सेस एडिशनल सेशन जज, ठीक है, उन्होंने अपनी जजमेंट के अंदर ये दिया था कि भाई दिस जजमेंट हेल्ड दैट मैरिज विदाउट ऑब्जर्विंग द पीरियड ऑफ इद्दत कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ वॉइड मैरिज, के अगर कोई भी मैरिज विदाउट ऑब्जर्विंग द पीरियड ऑफ इद्दत किए बिना अगर कोई औरत दोबारा दूसरी शादी कर लेती है तो उसको वॉइड मैरिज कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, देयरफॉर कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ जिना, तो इस वजह से उनकी उस मैरिज को जिना के ऑफेंस में फाल नहीं किया जाएगा। फैक्ट्स की वजह से, कुछ एसेंशियल्स मिस होने की वजह से फॉर अ टाइम बीइंग, ठीक है, फॉर अ टाइम बिंग उनकी इरेगुलरिटीज़ हैं, जैसे ही वो अपनी उस इरेगुलरिटीज़ को ख़त्म कर लेंगे उनकी मैरिज जो है इरेगुलर से हट के वैलिड मैरिज में आ जाएगी, लेकिन कभी भी इरेगुलर मैरिज जो है वॉइड मैरिज नहीं होती है, ठीक है। तो अगर कोई किसी से बिना गवाहों की मौजूदगी में शादी करता है, अगर कोई किसी से 4 बीवियाँ होने की बावजूद 5वीं शादी करता है, या अगर कोई किसी से इद्दत के पीरियड के दौरान जो है शादी करता है तो वो इरेगुलर मैरिज है, वॉइड हरगिज़ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मैरिज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वैलिड मैरिज कौन सी होती हैं और इरेगुलर जो मैरिज है ये भी एक टाइप है मैरिज की, और ये हरगिज़ वॉइड नहीं है, ये फॉर अ टाइम भी इरेगुलर है, ठीक है। और जब इसमें से इरेगुलरिटी को हटा दिया जाता है, जो एलिमेंट मिस हुआ है उसको पुट कर दिया जाता है, तो ये भी जो है वैलिड मैरिज में फॉल कर जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्दर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।